Assalamu alaikum. This is session 22 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT491. This is Usman bin Saif. As we always do, let's see a quick snapshot of what we learned in the last session. हमने पिछले सेशन में कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी फाई कोफिशिएंट पढ़ा था। फाई कोफिशिएंट से पहले हमने उससे पिछले सेशन में काई स्क्वायर कोफिशिएंट पढ़ा था। काई स्क्वायर की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम उसको उसके थ्रू फाई कोफिशिएंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने क्रॉस टेबुलेशन पढ़ी थी। हमने लास्ट सेशन में क्रॉस टेबुलेशन में हमने देखा था कि इन प्रैक्टिस हम क्रॉस टेबुलेशन 2 वेरिएबल्स की 3 वेरिएबल्स की कैसे करते हैं। अप टू 5 वेरिएबल्स हों तो क्रॉस टेबुलेशन स्टेबल रहती है। और हमने उसमें देखा था कि क्रॉस टेबुलेशन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किस तरह हो सकती हैं। फिर उसमें 4 एजम्पशंस भी हमने पढ़ी थी। फिर हमने एक और देखा था डिफरेंसेस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमने देखा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। उसमें एक एसोसिएशन टेस्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल टेस्ट होते हैं। एसोसिएशन टेस्ट हमने उससे पिछले सेशन में देखे थे, डिफरेंशियल टेस्ट हमने लास्ट सेशन में देखे थे। फिर पैरामीट्रिक टेस्टिंग क्या होती है, पैरामीट्रिक टेस्टिंग की हमने टाइप्स पढ़ी थी। और देखा था हमने पैरामीट्रिक टेस्टिंग में देखा था कि टी टेस्ट क्या होता है, टी स्टैटिस्टिक क्या होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जी टेस्ट क्या होता है। जी टेस्ट हम पहले भी इससे पिछले सेशंस में भी देख चुके हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जी स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, जी स्टैटिस्टिक, जी स्टैटिस्टिक को कैसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं। फिर हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी। फिर हमने एफ स्टैटिस्टिक्स देखे थे और इन पे हमने बात की थी कि एफ स्टैटिस्टिक्स को, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे प्लॉट करते हैं। हमने देखा था टी स्टैटिस्टिक, जी स्टैटिस्टिक और एफ स्टैटिस्टिक तीनों को हम कैसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, उनकी शेप कैसे डिटरमिन करते हैं, उनकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है। और ये हमने ये भी देखा था कि ये टेस्ट हम कब कब अप्लाई करते हैं और इनका क्या इनकी सिग्निफिकेंस है और इससे हमें कैसे हम डिटरमिन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है H0 जो है नल हाइपोथेसिस वो ट्रू है या फॉल्स है। और हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि ज़रूरी नहीं है कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो तो ही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नाउ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। फिर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कोरिलेशन का, जिसके अंदर हम फर्दर लीनियर रिग्रेशन में भी, कोरिलेशन में भी हम देखेंगे कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन देखेंगे। फिर हम उसके अलावा फिर इन दोनों का आज कंपैरिजन भी करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन कब हम यूज़ करते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कोरिलेशन कब यूज़ करते हैं, कोरिलेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज के मेन टॉपिक जो है, एक टॉपिक रिग्रेशन है और एक कोरिलेशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद लीनियर रिग्रेशन फर्स्ट। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पे जो पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये सब पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे लिए थॉरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए, इनका फॉर्मूला इंटरप्रेट करना आना चाहिए। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस हम बिज़नेस स्टडीज़ में इसलिए कैलकुलेशंस पे स्ट्रेस नहीं करते क्योंकि हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं, SPSS, एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम सिर्फ वैल्यूज़ अपना डाटा एंट्री करते हैं और हमें वो रिज़ल्ट हमें कैलकुलेट करके दे देता है। उस रिज़ल्ट को हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए, हमें मेथड पता होना चाहिए। तो हम इस वजह से इस कोर्स में भी हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि ये सारे हम कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनकी हम डिस्क्रिप्शंस, इनको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम सारे अच्छी तरह से एक दफ़ा देख के इसके बाद फिर हम एक सेशन ऐसा भी बीच में देख के करेंगे जिसके अंदर हम
क्या करेंगे, जितने ये पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, जितने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, इन सब की कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, इनका फॉर्मूला और कैलकुलेशन मेथड एक दफ़ा हम दोबारा रिव्यू करेंगे और फाइनली इनका जो रिज़ल्ट है वो इंटरप्रेट करना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम फिर एक्सेल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डाटा एंट्री देखेंगे, डाटा एंट्री कैसे होती है। फिर उसके बाद हम SPSS देखेंगे कि SPSS एक सॉफ्टवेयर है, IBM का एक सॉफ्टवेयर है SPSS, जिसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं और वो सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेल से इंपोर्ट कर लेता है डाटा, जो हमने डाटा शीट डेवलप की है एक्सेल के ऊपर, वो कैसे इंपोर्ट करके हम ले जाते हैं SPSS पे और वहाँ जाके फिर हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट सेशंस में, एक सेशन में तो सारे पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज के जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन, उससे हम अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड relationships of variables or factors to complex constructs such as productivity, motivation, social responsibility, and competitiveness, correlational studies are carried out. Correlational studies या regressional studies हम कब करते हैं? हम उस वक्त करते हैं जब हमने दो वेरिएबल्स की प्रोडक्टिविटी देखनी है। दो वेरिएबल्स की प्रोडक्टिविटी से क्या मुराद है? दो वेरिएबल्स की प्रोडक्टिविटी से मुराद ये है कि हम दो तरह के टेस्ट करते हैं, रिग्रेशन में भी कोरिलेशन में भी। एक होता है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, रिलेशनशिप, उससे हम जज करते हैं रिलेशनशिप या एसोसिएशन कितनी स्ट्रांग है, और ये इससे हमें इसकी डायरेक्शन भी पता चलती है कि पॉजिटिवली स्ट्रांग है, नेगेटिवली स्ट्रांग है। अब इसमें क्या कहता है, प्रोडक्टिविटी। अब हमने दो फैक्ट्रीज हैं उनकी, या हमने दो वर्कर्स हैं, दो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी देखनी है, उन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है, हमने उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप या एसोसिएशन देखनी है कि किसकी प्रोडक्टिविटी किससे ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम आपस में दो वर्कर्स का कंपैरिजन देखेंगे ना, कि x की प्रोडक्टिविटी y से ज़्यादा है। हम एक स्केल डिफाइन करेंगे, x की y से ज़्यादा, ये y की x से ज़्यादा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम उनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, और वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? कोरिलेशन और रिग्रेशन के थ्रू। वेरिएबल्स फाउंड टू बी रिलेटेड कैन बी कॉजल और एसोसिएटिव। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दो तरह के हमारे पास, हम रिग्रेशन और कोरिलेशन से, रिग्रेशन कोरिलेशन नहीं, सिर्फ रिग्रेशन, कोरिलेशन से अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। हमें दो तरह के रिजल्ट्स चाहिए, एक तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन और एक टेस्ट ऑफ कॉजेलिटी। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन का तो सिंपली ये मतलब है कि हमने देखना है कि दोनों वेरिएबल्स में कितनी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। कॉजेलिटी क्या होती है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वजह से इमर्ज हुआ, या एक वेरिएबल के काम करने की वजह दूसरा वेरिएबल है। कॉज, एक कॉज है, दूसरा उसका इफेक्ट है। जब हम ये कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं, हम रिग्रेशन में दोनों चीज़ें देखते हैं। हम रिग्रेशन में टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी देखते हैं, टेस्ट ऑफ कॉजेलिटी भी देखते हैं, कॉज भी देखते हैं, लेकिन कोरिलेशन में हम सिर्फ देखते हैं टेस्ट ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। और वेरिएबल की जब हमने बात की, उसी को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ, जहाँ यहाँ पे कि वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, कॉजल होते हैं और एक होते हैं एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो आपस की एसोसिएशन एक्सप्लेन करते हैं। कॉजल वो होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कौन सा वेरिएबल किसकी कॉज है।
Now, when no association exists between a dependent variable and an independent variable, a causal study can be simplified by eliminating that particular variable. जब हमारे पास वेरिएबल्स की क्या टाइप्स हैं? दो टाइप्स होती हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है. फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कॉजल हो सकता है या एसोसिएटिव हो सकता है, और दूसरा भी या कॉजल हो सकता है या एसोसिएटिव हो सकता है. अब हमारे पास अगर हमारे पास दो हैं वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटिव, और अगर उन दोनों के अंदर एसोसिएशन नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे हम कि जिस सपोज एक के अंदर एसोसिएशन है एक में नहीं है, जिस वेरिएबल में एसोसिएशन नहीं है हम उसको डिलीट कर देंगे, निकाल देंगे, उसकी जगह कोई और वेरिएबल रख लेंगे जिसमें हमारा हंच हो, हमें लगे कि इसमें एसोसिएशन हो सकती है. और इससे क्या होता है, हमारी कॉजल स्टडी और आसान हो जाती है. अगर एसोसिएशन दोनों वेरिएबल्स में एसोसिएशन नहीं है तो फिर हम दोनों देख सकते हैं कि अगर उन्हीं दोनों वेरिएबल्स को देखना है और उनमें एसोसिएशन भी नहीं है तो फिर हम ये देख सकते हैं अगर एसोसिएशन नहीं है तो फिर एक की वजह दूसरा हो सकता है, कॉज होगी कोई. दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टडिंग एन एसोसिएशन. ये सबसे बड़ी एडवांटेज है एसोसिएशन को स्टडी करने की. सबसे पहले हम एसोसिएशन को स्टडी करते हैं. अगर एसोसिएशन नेगेटिव है या एसोसिएशन नहीं है तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉज को. अगर एसोसिएशन पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आ जाए फिर क्या करते हैं, फिर हम आगे उससे फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करते, वहीं पे अपना हम हाइपोथेसिस जो है वो या हम उसे स्टेट करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, या प्रूव हो गया या नहीं प्रूव हुआ. Most constructs are complex variables and are multivariate in nature. Most constructs, हमारे पास जो एक हमने डेटा कंस्ट्रक्शन की है उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. एक तो मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है. हमारी एसोसिएशन देखने के लिए ज़ाहिरी बात है कि हम एसोसिएशन एक वेरिएबल की अपनी के साथ एसोसिएशन नहीं देख सकते ना, हम एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ एसोसिएशन देखेंगे. तो हो सकता है एक से कई ज़्यादा वेरिएबल्स हो, हर वेरिएबल के साथ एसोसिएशन देखनी है, तो मल्टी वेरिएट इन नेचर हो सकता है हमारा डाटा. As a precursor to studying multivariate association, a bivariate association is studied and analyzed. हम मल्टीवेरिएट मल्टी एसोसिएशन पढ़ने से देखने से पहले हम हमेशा कोई दो वेरिएबल्स ले लेते हैं जो कि हमारे दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स होते हैं, या जो दोनों टेस्ट वेरिएबल्स होते हैं उनको लेके हम उन दोनों के अंदर बाइवेरिएट एसोसिएशन देखते हैं. अगर उन दोनों में एसोसिएशन नहीं मिलती तो फिर नेक्स्ट और हम अपना सैंपल चेंज करेंगे, फिर कोई और किसी के साथ देखेंगे, किसी और के साथ देखेंगे. इस तरह से प्रोसेस चलता है. Bivariate association is useful in its own right for data analysis, but it very often lays the foundation to a later more comprehensive multivariate study. Bivariate association जो होती है हमेशा से it is a foundation stone for a multivariate study. मल्टीवेरिएट स्टडी करने से पहले हम एक बाइवेरिएट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम मल्टीवेरिएट पे जाते हैं. डायरेक्टली हम मल्टीवेरिएट को कभी भी एनालिसिस को नहीं स्टार्ट करते. The direction of the relationship is not given by an analysis of association. It has to be carefully obtained by the researcher using a substantive understanding of the problem and a good knowledge of the phenomena or related research developments. क्या कहता है? Direction of the relationship is not given by an analysis of association. हमें directly analysis of association से नहीं मिलती,
हमें कैसे मिलती है? हमें केयरफुली obtained from the research by the researcher using कैसे? A substantive understanding of the problem and a good knowledge of the phenomena or related research. जब तक हम अपना लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, हमें एसोसिएशन की डायरेक्शन नहीं पता चलेगी। इसका एक और तरीका ये भी है कि एसोसिएशन की डायरेक्शन क्योंकि हमेशा होती है नंबर्स में, हम उसे क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करके हम फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन। Correlation or regression analysis, as with an inferential study, is performed on a sample of data pertaining to the variables, and the estimates of population measures are obtained in the usual method of inferential statistics. क्या करता है कि correlation और regression analysis हम किस डेटा पे, inferential डेटा के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं, सैंपल लेके और जो हमारे कंसर्न जो वेरिएबल्स होते हैं उनका सैंपल लेके, और जो कि ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टोटल एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है, उसका हमने सैंपल ले लिया, अब वो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का एस्टीमेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो सैंपल लिया है वो सैंपल वो हैं जो हमारे कंसर्न वेरिएबल्स हैं उनका सैंपल लिया है, उसके ऊपर हम या रिग्रेशन रन करते हैं या कोरिलेशन रन करते हैं। In general, the relationship between the dependent variable y and the independent variable x can be expressed as y is a function of x. हमारे हमेशा जब भी हम वेरिएबल लेते हैं दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। अभी हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा x एक्सेस पे प्लॉट होता है, इंडिपेंडेंट हमेशा y एक्सेस पे प्लॉट होता है। अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की तो हम उसे डिनोट करते हैं y से, अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की तो हम उसे डिनोट करते हैं x से। तो हमेशा और हमेशा होता क्या है कि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज होता रहता है। सो हम जब उसको एज अ फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स तो हम क्या कहेंगे, y or the independent variable is equals to is a function of x, the dependent variable. The relationship may be causal or associative. मैंने भी explain किया relationship या causal होगा या associative होगा। In most management research, it is typically hypothesized to be associative. हम मैनेजमेंट रिसर्च या बिजनेस रिसर्च में हमेशा जब भी देखते हैं, हमने भी एग्जांपल एक बात की प्रोडक्टिविटी की, दो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को हमने जज करना है, हमने एनालाइज करना है, तो हम क्या करते हैं टेस्ट ऑफ एसोसिएशन लगाते हैं कि किसकी प्रोडक्टिविटी किससे ज़्यादा है, उनका रिलेशनशिप देखते हैं। और उसमें हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस केस में होगी जब हम रिग्रेशन रन करें। पहले तो हम देखेंगे कि दोनों जो वेरिएबल थे, अगर एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है, तो हम पहले देखेंगे कि उन दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या था, उनकी एसोसिएशन कितनी थी, फिर हम देखेंगे कि किसकी प्रोडक्टिविटी किस से ज़्यादा, किस वर्कर की प्रोडक्टिविटी किस वर्कर से ज़्यादा है। फिर आया उस वर्कर की जिसकी ज़्यादा है उसकी कॉज जिसकी कम है वो तो नहीं, उसकी वजह से तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं। These are actually the few basics of why we run a regression or a correlation. अंडरस्टैंड करने के लिए बातें हैं कि हम एग्जाम्पल जो है मैंने कोट की कि हमें क्या ज़रूरत है रिग्रेशन रन करने की, क्या ज़रूरत है हमें कोरिलेशन रन करने की, कोरिलेशन क्यों रन करते हैं।
हम कॉरिलेशन इसलिए रन करते हैं कि हम टेस्ट ऑफ एसोसिएशन देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, फिर हम उसे प्लॉट करते हैं, देखते हैं डायरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन है, कहाँ लाई करता है। इसी तरह कॉज देखते हैं कि क्या x की कॉज y है या y की कॉज x है। These are the main reasons or the concepts or things behind running a correlation or a regression analysis. Business sciences में हम, management science में, marketing में हम इन चीज़ों को बहुत frequently use करते हैं, इन tests of association of test of causalities को। हम अपना business analysis करते ही इन्हीं की बेस पे हैं, इनसे हम फिर रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, इन्हें इंटरप्रेट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। Now, the relationship may be causal or associative. In most management research, it is typically hypothesized to be associative. Normally क्या होता है कि हम जब भी दो वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम उनमें हमेशा उनका टेस्ट ऑफ एसोसिएशन ही पहले देखते हैं। हम नॉर्मली जो हमारा हाइपोथेसिस होता है वो यही होता है कि इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप एसोसिएशन है या नहीं है। नॉर्मली जो हमारा हाइपोथेसिस होता है वो यही होता है कि इन दोनों वेरिएबल्स में एसोसिएशन है या नहीं है। हमारा H नॉट जो नल हाइपोथेसिस होता है वो होता है कि इन दो वर्कर्स जो हैं इन दोनों में एसोसिएशन है, या ऑल्टरनेट क्या होता है कि इन दोनों वर्कर्स में एसोसिएशन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, इनकी प्रोडक्टिविटी में रिलेशनशिप है या नहीं। In a problem definition involving two variables, a researcher is usually faced with the questions of whether there is an association between them. क्या है? In a problem definition involving two variables. मैनेजमेंट साइंस में जब हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, रिसर्चर सबसे पहले किस चीज़ को देखता है? रिसर्चर सबसे पहले इस चीज़ को देखता है कि क्या आया इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर एसोसिएशन है या नहीं है, और अगर है व्हाट स्ट्रेंथ एंड फंक्शन फॉर्म डज इट हैज, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी शेप क्या है। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले तो रिसर्चर देखेगा कि ये दो वेरिएबल्स हैं, मैनेजमेंट साइंस में दो वेरिएबल्स हैं, ये हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन है, इससे ये दो वेरिएबल्स अराइज होते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स का एनालिसिस करना है। सबसे पहली चीज़ जो वो देखेगा कि इन दोनों वेरिएबल्स में कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर है, फिर व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, कहाँ लाई करता है। The form of relationship may be many in general and needs to be approached in a variety of ways. There are many ways जिनके थ्रू हम उस relationship को define करते हैं। The form may be specified theoretically and tested statistically. In most of the cases, the form of relationship is assumed to be linear. क्या है? The form may be specified theoretically and tested statistically. हम जो भी फॉर्म, बहुत सारी तरीक़ों से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उस लाइन के ऊपर एक्स वाई दोनों एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे लाई करते हैं उनका हम देख लेते हैं कि क्या वो लाइन से कितना दूर हैं कितना करीब हैं। उससे हमें पता चल जाता है अगर लीनियर लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों, हर पॉइंट के लिए हर पॉइंट पे दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अगर लीनियर लाइन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब उनके अंदर एसोसिएशन है। जितना इस लाइन से दूर होते जाएंगे उतनी एसोसिएशन कम होती जाएगी, जितना लाइन के करीब होते जाएंगे उतनी एसोसिएशन बढ़ती जाएगी। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप्स देखते हैं।
Simple correlations and simple regressions are two bivariate parametric measures of association. जिससे कि हमने पहले भी देखा था, सिंपल कॉरिलेशन सिंपल रिग्रेशन क्या है, पैरामीट्रिक मेजर्स हैं और बाइवेरिएट हैं, दो के हम इसके अंदर मल्टीवेरिएट हम फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं. कॉरिलेशन, अभी हमने एक जनरल डिस्कशन की कॉरिलेशन रिग्रेशन पे, अब हम इन डिटेल देखेंगे कॉरिलेशन है क्या. कॉरिलेशन इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन among variables in a set of data. Statistically speaking, simple correlation measures a linear relationship between the two variables. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि correlation क्या है, it is simply a degree of association among the two variables or more than two variables. अगर तो डेटा बाइवेरिएट है, दो वेरिएबल्स हैं, तो हम दोनों वेरिएबल्स के दरमियान देखेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, रिलेशनशिप क्या है उनका आपस में. स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, सिंपल कॉरिलेशन क्या होती है स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, इट मेजर्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में का लीनियर रिलेशनशिप, एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बताती है. Correlation does not imply that any one of variables causes the other. हमने ये शुरू में पहले भी डिस्कस किया, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, कॉरिलेशन बिल्कुल आपको ये नहीं बताता, कॉजैलिटी नहीं बताता कि आया एक वेरिएबल जो है वो दूसरे की कॉज है. कॉरिलेशन एनालिसिस इज क्लोजली रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस. कॉरिलेशन और रिग्रेशन दोनों क्लोजली रिलेटेड, एक जैसे एनालिसिस हैं तकरीबन, थोड़ा सा माइनर सा फर्क है. देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉरिलेशन एंड कॉजैलिटी. जो हमने बात पहले भी एक्सप्लेन की कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि कॉरिलेशन हमें कॉजैलिटी भी बताती है, हालांकि कॉरिलेशन कॉजैलिटी बिल्कुल नहीं बताती. स्टेटिंग टू वेरिएबल्स are highly correlated does not necessarily mean that one of the variable causes the other. क्या कहता, दो वेरिएबल, हम अगर कहें कि दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, दोनों में हाई कॉरिलेशन है, तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक की वजह दूसरा वेरिएबल है, क्या एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल है. नाउ कॉरिलेशन कोफिशिएंट, हम स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म यूज करते हैं बहुत ज़्यादा जब भी हम कॉरिलेशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉरिलेशन कोफिशिएंट. Correlation coefficient between two variables is the ratio of covariance of the two variables to corrections for units and measurement and is given by. ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, कॉरिलेशन कोफिशिएंट क्या है. दो वेरिएबल्स का अगर हम आपस में वेरिएंस ले लें, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों का आपस में एक दूसरे से हम डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या वेरिएंस आ जाएगा. और दो वेरिएबल्स का अगर डिफरेंस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कोवेरिएंस. अगर एक ही वेरिएबल का उसके मीन से हम डिस्टेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है. अब दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स का हम आपस में देखेंगे तो कोवेरिएंस हो जाएगा. कोवेरिएंस हमने निकालना है एक्स एंड वाई का. अब एक्स एंड वाई का कोवेरिएंस को क्या करना है हमने, टू करेक्शंस फॉर द यूनिट्स. हम यूनिट करेक्शन कैसे करते हैं इन मेजरमेंट, यूनिट करेक्शन हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दोनों से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी.
कॉरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कॉरिलेशन कोफिशिएंट। और आर की वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन +1 एंड -1। नाउ covariance of x and y, what does it indicate? How strong x and y vary together, and also gives the direction of relationship, positive or negative. Now the standard deviations of x and y, and standardizes the value, or it is called r. R क्या है? R है कोवेरियंस। हमें क्या बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज x एंड y, वेरिएशन जो है x एंड y की, वो इकट्ठे दोनों x और y कितना स्ट्रांगली वेरी करते हैं। एक बात फिर जो कि हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, और हमें ये हम इसे स्टैंडर्डाइज किसके अगेंस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या करती है, स्टैंडर्डाइज करती है, ठीक है, द वैल्यू। और इसको हम आर कहते हैं, इसी को हम कॉरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। Coefficient of correlation is one of the many measures of association. If the paired value of x and y fall on a straight line with a positive slope, then r is equals to 1. Correlation coefficient जो है, it is one of the many measures of association. एक चीज। दूसरी बात, अब हम इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अगर हमारी वैल्यू कॉरिलेशन कोफिशिएंट की 1 है तो उसका क्या मतलब है, पेयर्ड वैल्यू क्या है हमारी, जो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट वहां पे x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट। x क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या करेंगे हम, एक पॉइंट पे जहां पे x और y दोनों मीट करते हैं, वहां पे x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट। अब अगर वो दे फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप क्या होती है, जो कि इस तरह से, ये ग्राफ है, इस तरह से जो स्लोप आती है उसे पॉजिटिव कहते हैं, इस तरह से जो हो उल्टी स्लोप हो उसे नेगेटिव कहते हैं। नाउ पॉजिटिव स्लोप के ऊपर अगर ये फॉल कर रहे हैं x और y दोनों पॉइंट्स, तो r की वैल्यू क्या है, 1 होगी। इफ द लाइन हैज अ नेगेटिव स्लोप, अगर नेगेटिव स्लोप के ऊपर फॉल कर रहे हैं तो -1 है। और अगर पॉइंट्स स्कैटर्ड, लाइन के ऊपर नहीं फॉल करते, स्कैटर किया हुआ ऊपर नीचे, तो आर की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या 0 होगा। आर की जो वैल्यू है वो हमने पहले भी देखा कि -1 और +1 के बीच में लाया करती है। +1 होगा स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन होगी, -1 होगा तो वीक कॉरिलेशन होगी। फॉर कंप्यूटेशनल पर्पसेस, अगर हमने आर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो दिस इज हाउ वी डू इट। हमने जैसे पहले भी देखा, हम क्या निकालेंगे, कोवेरियंस निकालेंगे, कोवेरियंस ऑफ x, कोवेरियंस ऑफ y। x के मीन से हम वेरियंस निकाल लेंगे, y के मीन से हम वेरियंस निकाल लेंगे। दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोवेरियंस आ जाएगा। कोवेरियंस ऑफ x को, हमारे पास दो वेरिएबल्स है ना, एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है, x की वैल्यूज हैं हमारे पास, y की वैल्यूज हैं। अब हम इन दोनों का कोवेरियंस निकाल के सम करेंगे तो वो हमारे पास कोवेरियंस की वैल्यू हो जाएगी, कोवेरियंस ऑफ x एंड y। और हमने उससे स्टैंडर्डाइज किस तरह से करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से डिवाइड करना है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन x की निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन y की निकाल लेंगे। इसके फॉर्मूले को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, r की वैल्यू हो जाएगी। r की वैल्यू आएगी तो r की वैल्यू में क्या बताती है, अगर r की वैल्यू +1 है स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन, 0 है तो नो कॉरिलेशन, -1 है तो नेगेटिव कॉरिलेशन, और अगर
ये y x और y की वैल्यू हमारे ग्राफ पे एक पॉजिटिव स्लोप पे लाई कर रही है तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन, r की वैल्यू +1 है। अगर ये नेगेटिव स्लोप पे लाई कर रही है तो इट्स अ वीक कॉरिलेशन और ये r की वैल्यू -1 है। और अगर स्कैटर्ड है तो क्या है, r की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में देयर इज नो कॉरिलेशन, स्कैटर्ड हैं, दूर दूर वेरिएबल्स फॉल कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। सो r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इसका मतलब होगा कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान देयर इज नो एसोसिएशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कॉरिलेशन नहीं है। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम क्या होती है? दिस रिप्रेजेंट्स the plot of two variables on x y coordinate axis and qualitatively gives the relationship। हम जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अपने x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स और देखते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, या हम हाउ स्कैटर्ड आर द x and y values, that is called a scattered diagram। हम कॉरिलेशन को और रिग्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम कॉरिलेशन और रिग्रेशन को ग्राफ पे एक्सप्रेस स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरिलेशन या रिग्रेशन इज थ्रू द स्कैटर्ड डायग्राम। हमने अभी बात की थी कि y is our independent variable, x is our dependent variable। y को हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, x को x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, फिर हम इन दोनों के दरमियान एक पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप देखते हैं, x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं। r की वैल्यू हमने देखी कि r की वैल्यू लाई करती है +1 -1 में। +1 क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, -1 इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग से वीक 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 और 0 पे आके देयर इज नो कॉरिलेशन। ऐसा ही है ना, अगर हम इसको एक बार पे देखें, ये +1 है, ये -1 है। +1 क्या, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है। कॉरिलेशन हमारा क्या है, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है। +1 इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, -1 इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। बीच में क्या है, देयर इज अ पॉइंट विच इज 0, जहाँ पे कॉरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो आके 0 हो जाता है, जिस दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग +1 -1। अब जैसे जैसे +1 और -1 0 की तरफ चलता जाता है तो आपकी कॉरिलेशन वीक होती जाती है, लेकिन वीक नेगेटिव, वीक पॉजिटिव, राइट। अब अगर हम इसे स्कैटर डायग्राम पे देखें, पहली अगर हम स्कैटर डायग्राम देखें तो ये क्या है, वीक पॉजिटिव कॉरिलेशन बिटवीन x एंड y r की वैल्यू क्या, 0.3। हमने देखा था 0 और +1 होगी तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगी, 0 होगी तो नो रिलेशनशिप। अब अगर 0.3, इट इज अ वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब ये देखें हम इसको अगर डायग्राम को, तो इसके अंदर वीक पॉजिटिव कॉरिलेशन जो है, वीक पॉजिटिव कॉरिलेशन का मतलब है कि जो लाइन है, जो हमारा आर्क है, वो है इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप, बट बिकॉज इट इज दे आर मोर स्कैटर्ड, x की वैल्यूज y की वैल्यूज जो हैं वो मोर स्कैटर्ड हैं, इसलिए वो आपकी लाइन, स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर लाइन पे लाई नहीं करती इस वजह से। और क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन है r, कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन r की वैल्यू 0.3 है, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ वीक पॉजिटिव कॉरिलेशन बिटवीन x एंड y। अब अगर r की वैल्यू 0.7 हो जाती है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम ये जो x और y की वैल्यूज़ हमने
प्लॉट की हुई हैं, इनके दरमियान अगर एक लाइन हम पॉजिटिव लाइन ड्रॉ कर दें तो दे टेंड टू बी मोर ऑन द लाइन, मोर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ लीनियर लाइन। तो ये क्या बताता है, ये आपको फिगर बताती है कि एक तो कम स्कैटर्ड है, दे आर मोर ऑन द लाइन, तो वो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन और रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नाउ अगर ये सारे एक्स और वाई हम एक लीनियर या एक स्ट्रॉन्ग लाइन के ऊपर अरेंज कर दें, वो किस सूरत में होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, परफेक्ट स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट हो जाएगी ना। एक लाइन पे सारे के सारे एक्स की वाई की वैल्यूज जो हमारे हैं एक लाइन पे आ जाएं तो इट विल बी अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, perfect positive correlation between x and y. Now weak नंबर डी जो फिगर है उसमें देखें, वीक नेगेटिव कॉरिलेशन बिटवीन x एंड y, r की वैल्यू -0.3, -0.3 नेगेटिव 0.3 का मतलब है वीक नेगेटिव। ग्राफ पे पॉइंट्स आर सो स्कैटर्ड, लाइन से बहुत दूर हैं, एंड देयर इज अ नेगेटिव लाइन। पहले तो लाइन हमने यू, ये ग्राफ यू लाइन ड्रॉ की थी, अब लाइन यू है, नेगेटिव लाइन है। तो नेगेटिव लाइन माइनस लाइन पे अगर हम देखें तो पॉइंट्स आर वेरी स्कैटर्ड, तो इसका मतलब है वीक नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नेक्स्ट फिगर में अगर आप देखें ई फिगर जो है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आर की वैल्यू क्या हो जाती है -0.7, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, नेगेटिव लाइन को फॉलो कर रही है, लाइन पे फॉल कर रहे हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नाउ अगर ये सारे के सारे अरेंज हो जाएं एक नेगेटिव लाइन के ऊपर, एक्स और वाई की सारी वैल्यूज और आर की वैल्यू -1 हो जाए, फिर क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाती है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है नेगेटिव एसोसिएशन, रिलेशनशिप। 0 होगी तो इसका मतलब है दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं, दोनों वेरिएबल्स के अंदर। 1 होगी तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग या परफेक्ट रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है। परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन होगी तो क्या होगा, दोनों वेरिएबल्स में एसोसिएशन इज ऑपोजिट और नेगेटिव। नाउ अगर हम फिगर नंबर जी देखें, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर प्लॉट, और उसके ऊपर ग्राफ पे हम देखें एक्स और वाई वैल्यूज प्लॉट हुई हैं, लेकिन क्या है, दे आर वेरी मच स्कैटर्ड, ना वो पॉजिटिव लाइन फॉलो कर रही है ना वो नेगेटिव लाइन फॉलो कर रही है। तो नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, R is 0, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 है। इसी तरह लास्ट डायग्राम अगर हम देखें H, नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, आपकी जो लाइन है वो बेंड कर रही है, तो उसका क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होगी तो लीनियर रिलेशनशिप या लीनियर एसोसिएशन या लीनियर कोरिलेशन होगी, अगर या वो नेगेटिव स्ट्रेट लाइन होगी या पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन होगी। अगर वो लाइन बेंड कर रही है तो इसका मतलब नॉन लीनियर कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। इन्फ्रेंस फ्रॉम सैंपल आर, हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो देखा वो हमने देखा था कि एक सैंपल का देखा था, पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन में से सैंपल देखा हमने, सैंपल का हमने कोफिशिएंट निकाला था। अगर हम उसको उस सैंपल की वैल्यू लेके हम पूरे पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो उसे क्या कहेंगे, उसको हम सैंपल आर कहेंगे, जिसको हम पी भी कहते हैं। सैंपल आर इज थ्योरेटिकली एन अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन correlation coefficient P. The sample correlation coefficient R has an analogous population correlation coefficient which is denoted by P. हम दोनों की वन और द सेम थिंग, बट हम इसको डिस्क्राइब दो डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं। एक है, हमने जब कोफिशिएंट देखा, कोफिशिएंट के अंदर हमने देखा था कि हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। हम कोफिशिएंट के लिए दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स के लिए हम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हम सैंपल निकाल लेते हैं। दोनों का सैंपल निकाल लिया, सैंपल जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहिए हमारी पॉपुलेशन को। उन सैंपल का हमने क्या निकाला, दोनों का वेरिएंस निकाल लिया, दोनों वेरिएबल्स के लिए वेरिएंस निकाल लिया, और उन वेरिएंस का हमने जब सम किया और कोवेरिएंस फाइंड कर लिया, हमने कोवेरिएंस निकाल लिया, उसको हमने स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। अब अगर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट सैंपल का जो हमारे पास आया, क्योंकि सैंपल हमारा ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पॉपुलेशन को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि R हमारा R इज इक्वल्स टू P। P क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन, उसे हम P कहते हैं। अगर सैंपल होगा तो R कहते हैं। The population correlation coefficient is given by, अब हमने क्या किया, पहले हमने सैंपल लिया था, सैंपल का हमने कोवेरिएंस देखा था। अब क्या करेंगे, हम दोनों वेरिएबल्स की पॉपुलेशन वैल्यूज लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम उसकी फाइंड करेंगे। उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी। P जिसको हमने डिनोट किया है किसके लिए, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। नाउ लीनियर रिग्रेशन, यहां पे हमारी कोरिलेशन खत्म होती है। अब हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या है। इट इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ स्टेटिंग द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान मैथमेटिकली अगर हम देखें कि कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, तो उसे क्या कहेंगे हम, रिग्रेशन। द टू प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स आर, one is the tendency of dependent variable y to vary systematically with independent variable x, the scattering of points about the curve that represents the relationship between x and y. अब हमने दो चीज़ों की बात की। टू प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या हैं, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए दो प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या हैं। पहला तो दोनों फैक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि जी डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो सिस्टमेटिकली एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। हो सकता है एक बढ़ रहा हो, एक कम हो रहा हो, या दोनों बढ़ रहे हो, दोनों कम हो रहे हो। दूसरा एलिमेंट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट्स अबाउट द कर्व, जो हमने एक पॉजिटिव लाइन या नेगेटिव लाइन हमने स्कैटर डायग्राम के ऊपर या प्लॉट के ऊपर देखी थी, ग्राफ पे देखी थी। उसके इर्द गिर्द जो स्कैटर हुए हुए थे पॉइंट्स जो हमने मार्क किए थे, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर दूर दूर हैं एक्स एंड वाई तो दिस इज अ वीक रिलेशनशिप, करीब करीब हैं और लाइन के ऊपर हैं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। दो एलिमेंट्स स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी हम देखते हैं। पहला एलिमेंट क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड वेरी सिस्टमैटिकली। दूसरा एलिमेंट
कि जब हम x और y को स्कैटर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो जो कर्व है वो उनका जो डिस्टेंस और जो कर्व है वो उनका क्या डिफाइन करेगा, रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। The two elements of statistical relationships are represented in a simple linear regression model by assuming that there is a probability of distribution of y for each value of x. The mean of the probability distribution of y for each value of x falls on the line. दो assumptions हम लेते हैं जब हम बात करते हैं statistical relationships की। पहली assumption क्या लेते हैं कि distribution of y जो है, there is a probability of distribution of y for each value of x. हर x की वैल्यू के लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, probability देख सकते हैं y की, और mean of the probability of distribution of y for each value of x falls on the line. दोनों जो हम y का mean है वो it falls on the line for each value of x. फिर हम एक कंडीशन देखते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, जैसे कहते हैं हेट्रोस्केडेस्टिसिटी। हेट्रोस्केडेस्टिसिटी क्या है? दिस इज अ कंडीशन इन रिग्रेशन वेयर द स्कैटर डायग्राम about the regression line has a pattern indicating variations in the distribution of y for various values of x. The regression line is y is equals to b naught plus b1. b is the regression coefficient. क्या है? various values, various distribution of y के लिए there are various values of x. Let's see it again. Where the scatter diagram, it is a condition in regression. Regression में condition है कि where the scatter diagram about the regression line has a pattern indicating variations in the distribution of y for various values of x. जो y की distribution है वो different values of x पे change हो जाती है. In fact, y is the dependent variable. हर y की वैल्यू पे x की वैल्यू चेंज हो जाती है. So, रिग्रेशन लाइन पे एक पैटर्न ड्रॉ हो जाता है, हर y की वैल्यू पे एक x की वैल्यू, y की वैल्यू चेंज हुई, x की भी चेंज हो गई, बिकॉज y इज इंडिपेंडेंट, x इज डिपेंडेंट. और इसको हम रिग्रेशन लाइन में के सूरत में कैसे डिफाइन करते हैं? y इज इक्वल्स टू b नॉट प्लस b1. और b क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम b कहते हैं. ये आप देख सकते हैं, हमने y को प्लॉट किया y एक्सेस पे, x को हमने x एक्सेस पे किया. y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. हम क्या देख रहे हैं? दोनों के दरमियान हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, और हर y की डिस्ट्रीब्यूशन, हर y की वैल्यू के ऊपर x की वैल्यू चेंज हो जाती है, और इट मेक्स अ फॉर्म ऑफ पैटर्न. एक पैटर्न बन जाता है, और वो पैटर्न क्या डिफाइन करता है? आपका रिग्रेशन, आपका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन. और ये जो लाइन बीच में ड्रॉ की हुई, दिस इज द रिग्रेशन लाइन. जितना रिग्रेशन लाइन के क्लोज होंगे आपके पॉइंट्स, उतनी रिग्रेशन ज़्यादा होगी, एसोसिएशन ज़्यादा होगी. जितने दूर होंगे उतनी कम होगी, उतना रिलेशनशिप वीक होगा या स्ट्रांग होगा. It should be noted from the figure that the distance of points being homoscedastic, that is no clear pattern of scatter diagram about the regression line. Regression line के ऊपर there was no clear pattern. Scattered points हैं, कोई properly clear pattern नहीं है कि किन values के ऊपर जाके आपकी regression increase कर जाती है, किन values पे जाके regression decrease कर जाती है.
The systematic way in which y varies as a function of x is identified as a straight line or a regression line of y on x. Very simple. अभी पहले भी मैंने explain किया. Systematic way in which y varies as a function of x. y increase होता है जिसकी वजह से x भी increase होता है या decrease होता है. Is identified as a straight line. इसे हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर और जिसे हम रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं ऑफ y ऑन x. हमेशा हम y ऑन x कहेंगे क्योंकि y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है. अब ये स्कैटर डायग्राम में अगर आप देखें, y एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल, बीच में रिग्रेशन लाइन है. रिग्रेशन लाइन के हमने ऊपर प्लॉट किए हुए हैं अपने वैल्यूज फॉर एवरी y, हमने x प्लॉट किया हुआ है और जितनी ये लाइन से करीब हैं उतनी रिग्रेशन ज़्यादा होगी, पॉजिटिव रिग्रेशन होगी. Now coefficient of determination r square. Correlation में हमने क्या पढ़ा था? Coefficient of correlation. अब regression में क्या है? Coefficient of determination. One measure of strength of the linear relationship between x and y is given by coefficient of determination x square r square. वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि इस मेजर ऑफ स्ट्रेंथ क्या थी? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन थी जब हमने कोरिलेशन को देखा था. अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है. अब हम देख रहे हैं रिग्रेशन को. ये भी क्या करता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें बताता है मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. इट गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई which is explained by the independent variable x through fitting of the regression line. हमने क्या देखा? हमने देखा it gives the proportion of variability in the dependent variable which is explained by the independent variable. हमेशा से हम क्या बात करते हैं कि independent variable की वजह से dependent variable change होता है through fitting of the regression line. रिग्रेशन लाइन पे जब हम इसे प्लॉट करते हैं उसे कहते हैं फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन. R square is a simple ratio of amount of variation explained by the regression line to the total variation in y, and the values of R square are bound between 0 and 1. 0 and 1. Coefficient of correlation क्या था? -1 और +1. ये क्या है? इट इज बाउंड बिटवीन 0 एंड 1. और ये क्या करता है? इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन लाइन टू द टोटल वेरिएशन इन y, एंड द वैल्यूज ऑफ r स्क्वायर आर बाउंड बिटवीन 0 एंड 1. मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. r स्क्वायर हमारा क्या बताता है? हमारा यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं? x हमने इंडिपेंडेंट लिया है, y डिपेंडेंट. पिछले केस में हम क्या कर रहे थे? y इंडिपेंडेंट था, x डिपेंडेंट था. अब हम कह रहे हैं x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट. अब क्या करता है? ये x की बताता है हमें वेरिएशन, अमाउंट ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन इन द टोटल वेरिएशन इन y. अब y क्या है? हमारा डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट की वेरिएशन बताता है ड्यू टू इंडिपेंडेंट. कैसे बताता है? हम जब इसे प्लॉट करते हैं रिग्रेशन लाइन के ऊपर और जो इसकी वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के दरमियान होती है. दिस इज द फॉर्मूला r स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए. हमने अभी पहले भी बात की, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन. एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होती है? टोटल वेरिएशन में से एरर निकाल दें तो पीछे क्या बच जाएगा? एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बच जाएगी. टोटल वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन में से जो पोर्शन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एरर बच जाता है, एरर होता है.
अब एरर अगर हम निकाल दें टोटल में से तो हमारे पास पीछे एक्सप्लेन्ड बच जाएगी। और आर स्क्वायर क्या, इट इज सिंपली द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय द टोटल वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या था, कोवेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। यहां पे क्या आर स्क्वायर, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और टोटल वेरिएशन। If r square is equals to 1 and error variation is 0, the observations fall perfectly. Error हमारा नहीं है और r square की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उसका मतलब है 1 का मतलब एरर नहीं है। और उसका फर्दर मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी वो दे फॉल परफेक्टली ऑन द रिग्रेशन लाइन, फिटेड रिग्रेशन लाइन के ऊपर फॉल करती हैं। r स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो फिटेड रिग्रेशन मस्ट हैव 0 स्लोप। आर स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब है कि हमारी कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिग्रेशन लाइन पे फॉल नहीं करती। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस सेशन, इसमें टॉपिक इज द सेम, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हमने अभी देखा कोरिलेशन एनालिसिस भी देखा, रिग्रेशन एनालिसिस भी देखा। अब हम दोनों का एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। कोरिलेशन का क्या फ़ायदा, उसमें क्या होता है, रिग्रेशन का क्या फ़ायदा, उसमें क्या होता है। रिग्रेशन एनालिसिस, डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम्ड टू बी अ रैंडम वेरिएबल। दोनों में यही होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम्ड टू बी अ रैंडम वेरिएबल, दोनों में रैंडम होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर्ड टू बी अ रैंडम वेरिएबल। कोरिलेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी रैंडम होता है, जबकि रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स्ड होता है। फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Assume x and y to be jointly distributed as bivariate normal for hypothesis testing. Correlation. A linear relationship between x1 and y1 is established. हम एक लाइन उसमें हमने देखा था ना, रिग्रेशन लाइन को हमने डिफाइन कैसे किया था, y is equals to a plus bx, जिसमें हमने कहा था b जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है। Now a linear relationship between x1 and y1 is established through this equation. Association existing between x and y is determined. बेसिक हमने क्या देखा था, कोरिलेशन में क्या था, कोरिलेशन में था x एंड y के दरमियान एसोसिएशन चेक की थी हमने। कोरिलेशन क्या बताता है, x और y के दरमियान एसोसिएशन बताता है। रिग्रेशन क्या बताता है, लीनियर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन x1 एंड y1। हमारा हमने प्लॉट किया ना, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस थी x1 x2 y1 y2। अब x1 और y1 x2 y2 के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या कौन बताता है, ये बताता है हमारा रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या बताता है, x वैल्यूज और y वैल्यूज की टोटल एसोसिएशन बताता है। A random sample of y values is taken with the x being fixed or given. A random sample of pairs of values is taken. हम क्या करते हैं, y वैल्यूज जब लेते हैं वो रैंडम सैंपल, दोनों में जब हम रैंडम सैम्पलिंग करें तो उसमें हम x वैल्यूज हमेशा फिक्स रखते हैं रिग्रेशन में, और कोरिलेशन में क्या करते हैं, उसमें हम रैंडम पेयर्स ले लेते हैं, उसमें हम कोई वैल्यू फिक्स नहीं रखते, रैंडमली वेरिएट करती हैं। These were the major differences between the regression and correlation. हम दोबारा एक दफ़ा मेन पर्पस ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन देख लेते हैं। कोरिलेशन वाज अबाउट टेस्टिंग द एसोसिएशन बिटवीन x and y. Regression, it defines the relationship between x1 and y1 on
द रिग्रेशन लाइन, और रिग्रेशन लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स. So this was all for this session. Let's quickly see what we learned in this session. सबसे पहले तो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखी कि होती क्या है, कॉरिलेशन देखी, कॉरिलेशन क्या होती है, फिर we came back to regression, हमने उसको देखा इन डिटेल के. कॉरिलेशन में हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू +1 हो तो क्या, -1 हो और 0 हो तो, और हमने ग्राफ्स के ऊपर उसे देखा प्लॉट करके कैसे स्कैटर डायग्राम्स कैसे बनती हैं. फिर हमने देखा रिग्रेशन क्या होती है, कब यूज़ करते हैं, उसकी क्या मेन एजम्पशंस हैं. फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या रेंज है, 0 और +1 में रेंज करता है, अगर 0 हो तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा. फिर हमने एंड पे कंपैरिजन देखा दोनों का. तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. इन द नेक्स्ट सेशन we will see data analysis, how we will be doing data analysis on Excel. हम पंचिंग कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे SPSS में. That is it. Thank you very much.